जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गाइडर में। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 क्लास 10th के छात्रों के लिए बायो के यानी जीव विज्ञान के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि गत वर्षों में अर्थात पिछले वर्षों में वो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं अर्थात पूछ लिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह यूपी बोर्ड 2012 में पूछा गया है। सब क्वेश्चन हर एक जगह पूछे गए हैं। मैं वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले आया हूँ, इसलिए यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए देखते हैं हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो हमारे सामने शो कर रहा है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत है। इसमें पूछ रहा है जो प्रकाश पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण से पादप अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया में O2 जो है कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है पादपों में। तो पहला ऑप्शन है CO2 के द्वारा आता है, जल के द्वारा आता है, ग्लूकोज के द्वारा आता है, ATP के द्वारा आता है। तो मैं बता दूं, जब प्रकाश संश्लेषण की हमारी प्रक्रिया होती है तो पादप कुछ इस तरह से जड़ होती है, पादपों का जड़ यहाँ पर हमारा पादप होता है। तो पादपों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कुछ कारक हैं वह उपस्थित होने चाहिए, तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो पहला जो होता है वो तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में O2 होता है, उसको ऑक्सीजन मिलना आवश्यक है। दूसरा हमारा जल होता है। तीसरा हमारा होता है वो होता है हरित लवण पर्णहरित, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक, क्लोरोफिल आवश्यक है। और जल तो हो गया हमारा, O2 भी हो गया और क्लोरोफिल भी हो गया। और एक चीज़ बच रहा है जो कि है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश जो कि सूर्य का प्रकाश। ये चार चीज़ जो होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। तो O2 हमारा आ गया यहाँ से, जल हो गया, क्लोरोफिल हो गया, प्रकाश हो गया यानी कि सूर्य का प्रकाश। तो हम लोग को O2 कहाँ से मिल रहा है, जल से, अर्थात H2O। ठीक, यहाँ पर O मिल रहा है जो कहाँ से मिल रहा है, जल से मिल रहा है। अर्थात जो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन जो होगा, मतलब सेकंड ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त जो O2 होता है का स्रोत जो होता है कहाँ क्या होता है, जल होता है, जल से ही O2 आता है। ठीक है, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से और पर्णहरित के विघटन से। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा जल से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो क्या होती है, जल से निकलती है। प्रकाश संश्लेषण का एक समीकरण आता है जो मैं नीचे क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, आप लोगों को उसको अभिक्रिया को क्या कर लेना है, याद कर लेना है, जो कि प्रकाश दृष्टि से, किसके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह जो अभिक्रिया है वो हर साल पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, इसलिए उसको भी आप लोग याद कर लेंगे और सर्वप्रथम आप इसको याद करेंगे, क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है तो जल से निकलती है। ठीक है, तो देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसमें पूछ रहा है जो स्वपोषी पोषण की श्रेणी में आते हैं जो भी जीव जंतु, उन लोगों के लिए कौन कौन से आवश्यक कारक हैं जो कि ऑप्शन में हम लोग को दिए हुए हैं। तो हम लोग पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पहला ऑप्शन है तथा जल, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश और उपयुक्त सभी। तो मैं बता दूं, स्वपोषी पोषण में सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, पादप आते हैं, यानी कि पौधे, पेड़ पौधे हमारे होते हैं और स्वपोषी पोषण के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण की श्रेणी में कौन आता है, पादप आते हैं। तो पादप किस तरह अपना भोजन बनाते हैं, पहला तो वो किससे बनाएंगे, जल से बनाएंगे। ठीक, ये एक आवश्यक कारक है। प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश उन लोगों के लिए बहुत ही क्या होता है कि इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भी प्रकाश भी उन लोगों के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक है। और दूसरा क्या है, क्लोरोफिल, मैं अभी ऊपर बताया भी हूँ। तो क्लोरोफिल जो होता है हमारा, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक है। अर्थात तीन कारक जो हुए हमारे क्या हुए, इम्पोर्टेंट हो गए। क्या पादप जो अपना भोजन बनाएंगे वो तीन कारकों से बनाते हैं। ये तीन कारक उन लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपना ऑप्शन दिया हुआ है पहला कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है ये CO2। ठीक, जल लगता है ये क्लोरोफिल, अभी मैं बताया हूँ क्लोरोफिल से बनाते हैं अपना पादप भोजन। सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक होती है। इसलिए जो हम लोग का राइट ऑप्शन जो हो गया वो हम लोग का डी वाला हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो स्वपोषी पोषण होते हैं, अर्थात जो हम स्वपोषी पोषण की श्रेणी में आते हैं, वो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, उनके तथा क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, यह चारों ही कारक, मतलब तीन कारक आवश्यक होते हैं उन लोगों के लिए, उनके भोजन के बनाने के लिए। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद है।
तो ये पूछ रहा है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है पादपों में, जो उसमें अंतिम उत्पाद बनता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो भोजन बनेगा, उस भोजन का अंतिम जो मतलब पदार्थ होगा वो कौन सा होता है, यही बताना है। तो पहला है प्रोटीन, तो प्रोटीन गलत होगा। वसा, तो वसा भी नहीं होगा। मंड, तो मंड अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और खनिज, तो खनिज भी गलत। तो मैं बताता हूँ कैसे मंड होगा। जो हमारी समीकरण आती है, अर्थात जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण से हम लोग का एक उत्पाद बनता है जो कि क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, यानी कि C6H12O6। और ये क्या है, एक तरह का मंड है। मंड मतलब थोड़ा मिठास टाइप का, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मंड कहेंगे। इसलिए हम लोग का सी ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किस में होता है। तो ये पूछ रहा है जो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो जो भोजन बनेगा वो किस में बनेगा। ऑप्शन दिया हुआ है, जड़ों में बनेगा भोजन, पत्तों में बनेगा भोजन, तनों में बनता है, फूलों में बनता है। तो आप ये बात आप सभी को पता होगा, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादपों में जो भोजन बनता है वो हमारे किस में बनता है, पत्तियों में बनता है। किसमें, पत्तियों में, ठीक। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसी के द्वारा प्रकाश जो आएगी, यह छोटे छोटे छिद्र क्या करेंगे, अवशोषित करते हैं तथा इसके अंदर जल अंदर से मतलब कह रहे हैं जड़ से जल लेकर, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 लेकर, और हरित लवक, तो मतलब हरित लवक कहते हैं हम क्लोरोफिल, तो इनके अंदर ही पाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर ये छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं पत्तों में पाए जाते हैं, यह ग्रहण कर क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं तथा पत्तों में भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए जो हम लोग का पत्ता हो जाएगा वो क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादपों में जो भोजन बनता है वह उनके पत्तों में बनता है। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया। तो पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, और डी है हमारा प्रोटीन। तो श्वसन यानी कि श्वसन का मतलब क्या हुआ कि श्वसन के द्वारा पादपों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए प्रक्रिया है। नहीं, तो जब हम लोग का पादप शोषण करेंगे तो क्या उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रदूषण पर, वो तो अपना श्वसन लेते रहेंगे, और मतलब ओवरऑल श्वसन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्रदूषण पर, वायु प्रदूषण पर, ना कम होगा ना ही बढ़ेगा, इससे कोई इसका वास्ता नहीं है, ठीक है। इसलिए गलत ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक। और वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया होती है पादपों में, इसका ये कार्य होता है जब पादप ऐसे होते हैं ना, पादप जब अपने जड़ से क्या होता है कि जल को वो अवशोषित करते हैं, तो ये अपने पत्तों द्वारा क्या करेंगे कि इसको वाष्प की तरह निकालते हैं। इसलिए जो वाष्प निकलेगी यह प्रदूषण को बढ़ाएगी बल्कि, इसलिए ये तो हमारा कतई नहीं होगा। और प्रोटीन का पाचन, तो भाई प्रोटीन से कुछ नहीं होता है, वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया प्रोटीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण जो होती है वो हमारी क्या होती है कि वायु प्रदूषण को रोकती है। प्रकाश संश्लेषण जब होगा तो पादपों में भोजन बनेगा, और पादप जो होंगे हरे भरे होंगे, और जब हरे भरे होंगे तो ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी, और जब ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी तो हमारी क्या होगा, पादप मतलब वायु प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। इसलिए हम लोग का प्रकाश संश्लेषण जो होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं। तो मनुष्य में जो हमारा मुख होता है, यहाँ से कुछ इस प्रकार का, तो इसमें हमारी एक आहार नली गई होती है, ठीक। ये हमारी किससे जुड़ी होती है, हमारे आमाशय से जुड़ी होती है, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग भोजन करते हैं यहाँ से अपने मुख से, यहाँ पर जब भोजन करेंगे तो हमारा भोजन यहाँ से जाता है। तो अगर खुरदुरी होती यह नली, तो भोजन तो हम लोग का इसी में अटक जाता, परंतु यह नली एकदम चिकनी होती है, इसलिए यह भोजन हम लोग का आते ही तुरंत सरक के बड़ी आसानी से ही हमारे आमाशय में चला जाता है। तो यह चिकनी किस प्रक्रिया के द्वारा होती है आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसमें जो हमारी नली होती है, आहार नाल है, मैं बता दूं आप लोगों को, यह आहार नाल है। इसमें एक कर्माकुंचन गति होती है। कर्माकुंचन गति के कारण यह बहुत ही अपनी सतह को चिकना बना देता है। किसके द्वारा, कर्माकुंचन गति के द्वारा यह अपनी सतह को क्या बनाता है, बहुत ही चिकना, जिससे भोजन बहुत ही आराम से सरकते हुए हमारे आमाशय में चला जाता है, जिससे हम भोजन आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन होगा वह सही हो जाएगा। यानी कि आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं, यानी कि पेशी संकुचन यानी कि चिकनापन को, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पित्तरस की रासायनिक प्रकृति क्या है। तो ये पूछा है जो पित्तरस होता है हमारा, यानी कि जो यकृत से निकलता है। पित्तरस कहाँ से निकलता है हमारा, यकृत से निकलता है ये, ठीक। तो जो इसकी प्रकृति होती है वो क्या होती है, यानी कि वह अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, जलीय होता है कि उदासीन होता है, ठीक। तो पित्तरस का हमारा कार्य क्या होता है, पहले आप लोग इसको समझें। तो पित्तरस हमारा यकृत इस तरीके का होता है, ठीक।
इसके द्वारा यहाँ से स्रावित होता है, जो कि आमाशय में आके गिरता है। और आमाशय में जो हम लोग का भोजन आएगा यहाँ पर इस तरह, इसमें जो बैक्टीरिया होंगे उन लोग को यह मारता है, यानी किल करता है। यानी कि जब ये किल करेगा तो इसकी क्षारीय प्रकृति होनी बहुत ही आवश्यक है। ठीक, क्या क्षारीय प्रकृति, जिससे हम लोग का जो भोजन आएगा क्या होता है, वो अम्ल होता है। हम लोग क्या होता है, भोजन अम्ल जो हम लोग ग्रहण करते हैं। तो और जब यहाँ पर क्षार होगा तो यह उदासीन हो जाएंगे, यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं होगा। अर्थात कोई प्रभाव न होने का मतलब बैक्टीरिया सभी मर जाते हैं। इसलिए जो हम लोग का राइट ऑप्शन जो होगा हमारा, कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत स्रावित करता है। तो पहला ऑप्शन है लार स्रावित करता है, बी ऑप्शन है हमारा अग्नाशय स्रावित करता है, जठर रस, पित्त रस। तो यकृत जो होता है हमारा, अभी मैं आपको ऊपर बताया हूँ, यकृत जो हमारा यकृत कुछ इस तरह का होता है, इसके द्वारा जो रस स्रावित होता है वो हमारा पित्त रस होता है। ठीक है, क्या होता है, यकृत हमारा पित्त रस का स्त्राव करता है। इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वह डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप लोग बेहतरीन से कॉपी पर नोट करते हुए याद करते चलेंगे। ठीक है, इसलिए इस सभी क्वेश्चनों को आप अपने कॉपी पर नोट करते हुए इन सभी को तैयार करते चले। तो क्या होगा, पित्त रस किस चीज़ का स्त्राव करता है, कौन सा रस का, तो पित्त रस का स्त्राव करता है। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग इसको इम्पोर्टेंस देख लें, इसका कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसको तो जरूर से तैयार करें आप लोग। देख लेते हैं 2020 में, 14 में, 13 में, 12 में, 10 में, 6 में, 5 में, कितना पुराना क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर से तैयार करें आप लोग। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं अपना क्वेश्चन फिर से एक बार। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या बतानी है। तो पहला ऑप्शन है 2 जोड़ी होती है मनुष्य में लार ग्रंथियों की, 3 जोड़ी होती हैं कि 4 जोड़ी होती हैं कि 5 जोड़ी होती हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को, मनुष्य में लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वह 3 जोड़ी होती है, अर्थात 6 होती है। ठीक है, जो हमारा लार ग्रंथि होगा वो हमारे मुख के जबड़ों की तरफ होता है। तो 3 जबड़ों के जो 3 होते हैं वह एक तरफ होते हैं, और जो 3 होते हैं वह एक तरफ होते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हम लोग का बी ऑप्शन जो होगा सही होगा, यानी कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस में उपस्थित HCl का प्रमुख कार्य है। तो पहला ऑप्शन है निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय करना, भोजन के माध्यम को अम्लीय करना, निष्क्रिय प्रोरेरिन को सक्रिय करना, और उपरोक्त में सभी। तो जो हमारा पेप्सिन जोन होता है उसको हम लोग का जठर रस होता है वो पहले से निष्क्रिय होता है प्रोपेप्सिन, परंतु यह जो जठर रस होता है उसको सक्रिय कर देता है, यानी कि हम लोग का बी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। बी भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है। तो मैं आपको बता दूं, जो हम लोग का जठर रस होता है वो कौन सा माध्यम किस प्रकृति का होता है, तो अम्लीय प्रकृति का होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये भी हम लोग का सही हो जाएगा। सी जो होता है प्रोरेरिन को सक्रिय करता है, सही बात है, यानी कि सी ऑप्शन जो हम लोग का सही होगा। और यानी कि डी ऑप्शन जो हमारा उपरोक्त में सभी, यानी कि ओवरऑल जो हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हम लोग का डी ऑप्शन, यानी कि ऊपर में से सभी होगा। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का निर्माण होता है पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, वृषण में। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो पित्त यानी कि पित्त है, इसको बस मैच कर लेते हैं, यानी कि पित्त है, पित्त का निर्माण होता है, बस क्वेश्चन पढ़ेंगे यानी कि पित्त लिखा हुआ है यानी कि यह पित्त है, तो जरूर सही बात है कि पित्ताशय में होगा। लेकिन ये हम लोग का गलत ऑप्शन है, सिर्फ वर्ड को मैच नहीं करना है, हम लोग को जानना भी है। ठीक, तो इसलिए हड़बड़ा के ऑप्शन का आंसर नहीं मारेंगे हम लोग। तो पहला ऑप्शन पित्त, दूसरा यकृत, अग्नाशय में, वृषण में। तो जो हमारा पित्त रस होता है वो किसके द्वारा निकलता है, यकृत के, यानी कि मैं अभी आपको ऊपर बताया भी हूँ, जो हमारा यकृत है कुछ इस तरीके का होता है, इसके द्वारा किसका स्राव होता है, पित्त का। ठीक, यानी कि पित्त रस भी कह सकते हैं आप इसको, यानी कि यकृत के द्वारा पित्त रस का स्राव होता है। आप लोग इसको जरूर से याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। तो जो हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है। पहला है 6CO2 + 12H2O, 6C6H12O6 + 6CO2 + 6H2O। तो यह संपूर्ण रूप से सही है, परंतु पूरा सही नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं दिया हुआ है तथा नीचे पर्णहरिम अर्थात क्लोरोफिल का साइन नहीं दिया हुआ है, इसकी वजह से यह गलत होगा। ठीक, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो हम लोग गलत होगा, क्योंकि सूर्य की प्रकाश भी आवश्यक होती है, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर दिखाया नहीं है। ठीक है, गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। और फिर बी ऑप्शन दिया हुआ है 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश, परंतु नीचे क्या है कि क्लोरोफिल का ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। और 6CO2 + 12H2O, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी दिया हुआ है और क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम भी दिया हुआ है, और उससे ग्लूकोज बन रहा है, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है,
यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ग्लूकोज, और ये हमारा क्या है 6H2O, ये सही है, और O2 भी बनता है, यानी ये भी सही है। ओवरऑल जो हम लोग का थर्ड ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें जो है स्पर्णहरिम भी दिया हुआ है और सूर्य के प्रकाश भी दिया हुआ है, और ऊपर वाले ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ था, इसलिए ऊपर वाले ऑप्शन गलत थे, ठीक है। इसलिए हम लोग का जो सी ऑप्शन जो होगा वह सही हो जाएगा। देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। देख लेते हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 2018 में पूछा हुआ है यूपी बोर्ड परीक्षा में। तो पहला ऑप्शन है 20, 24, 28 और 32। तो ये आप लोग जरूर से याद रखिएगा, जो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है वो हमारी कितनी होती है, 20 होती है, ठीक, याद रखेंगे जरूर से आप। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम किस में होता है। तो इसमें पूछ रहा है, जब हम लोग कोई भी भोजन करते हैं, इस तरह कि हम लोग का आहार नाल है, और यह आहार नाल आके हमारे किस में खुलती है, आमाशय में। कुछ आमाशय हम लोग का इस तरीके का होता है, ठीक, कुछ इस तरीके का होता है। जैसे हम लोग भोजन करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे आमाशय में, ठीक। तो इसे पूछा हुआ है, जो हम लोग भोजन करते हैं, मनुष्य जो भोजन करता है उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसका पाचन सर्वप्रथम कहाँ होता है। तो सर्वप्रथम जब हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग का भोजन सर्वप्रथम पचने के लिए कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है। ये एकदम पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज पाचन का। तो इसीलिए हम लोग का जो आमाशय होगा वो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि भोजन सबसे पहले आमाशय में ही आएगा, और आमाशय में ही प्रोटीन का जो है आंशिक पाचन होता है, पूरा पाचन नहीं होगा, आंशिक पाचन, थोड़ा सा पाचन होगा। तो इसलिए थोड़ा सा पाचन हो या फिर ज़्यादा सा पाचन तो होता है आमाशय में ही, इसलिए जो हम लोग का आमाशय होगा वह राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, सी ऑप्शन, यानी कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम आमाशय में होता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से मनुष्य की लहर में पाया जाता है। तो पहला है टाइलिन, दूसरा है लाइसोजाइम, तीसरा है पेप्सिन, और डी है हमारा ए और बी दोनों। देख सकते हैं यहाँ पर 2010 में पूछा गया है ये। तो जो हम अभी मैं ऊपर बताया हूँ कि हम मनुष्य में क्या होती है कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। कितनी, 3 जोड़ी, यानी कि 6 होती हैं जो हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें मैं बता दूं आप लोगों को। पहले तो हम लोग का क्या पता है, टाइलिन पाया जाता है, फिर दूसरा लाइसोजाइम, और जो हम लोग का एक थर्ड होता है वह डाइस्टेज होता है, ठीक है। क्या होता है, डाइस्टेज। यह 3 जो हमारे रस होते हैं वो हम लोग के लार ग्रंथि में पाए जाते हैं। तो इसलिए हम लोग का जो सेकेंड ऑप्शन जो होगा, थर्ड ऑप्शन, देख लेते हैं हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, पेप्सिन। तो पेप्सिन तो पाया नहीं जाता, पेप्सिन हम लोग का किसमें पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, जो कि भोजन को परिवर्तित करने के बाद प्राप्त होता है, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा टाइनिन है, यानी कि ये ऑप्शन सही है, और दूसरा है जो लाइसोजाइम है, यानी कि बी भी सही है। टाइलिन हम लोग का जो भोजन होता है उसको शर्करा में परिवर्तित करता है, शर्करा से मंड में परिवर्तित करेगा, ठीक है, शर्करा से किसमें, मंड में। और जो लाइसोजाइम होता है हमारा, वह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारता है। इन लोगों का कार्य भी पूछ सकता है आप लोगों को पेपर में, लिख दीजिएगा। इसलिए तो क्या हो जाएगा, टाइलिन और लाइसोजाइम हम लोग का सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन है हम लोग का ए और बी दोनों सही है, जाहिर सी बात है। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा सही हो जाएगा, यानी कि मनुष्य के लार में लाइसोजाइम, टाइलिन और डाइस्टेज 3 लार पाए जाते हैं। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो और ये प्रश्न काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और इसी प्रकार मैं वीडियोज़ और इसी प्रकार के प्रश्न साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स के, बायो के और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।